Okay, good students, good morning. Welcome back to the class after the summer vacations. Hope your summer vacations were good enough and you enjoyed a lot. But as you can see, your exams are also heading up, and your first semester is going to be start from fifth. Okay, so you have to study for unit test very hardly because this time it is your class 11th, and 11th class is really tough, as you know. As you can see now that from class 10th and to class 11th there is a lot of difference in the syllabus and the difficulty level too. So you have to gear up, and you have to start preparing well for your unit test, that which is starting from class 5th. Oh, which is starting from date 5th. And one more thing is कि आई हैव सेंड यू द सिलेबस. ठीक है ना बेटा? तो आपको सबका सारा सिलेबस जो है वो क्या कहते हैं कंप्लीट करना है. ठीक है अपना उससे पहले. और वन मोर थिंग इज़ कि यू हैव टू कम टू द स्कूल टू टेक द शीट्स इन विच यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट. दैट मीन्स देर इज़ अ नोटिस. उसमें लिखा है कि बेटा कि आपको 28th को, ठीक है ना, 28th को आपको आना है. आपका टाइमिंग का स्लॉट जो है वो 8 to 10 है. सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको 28th को शीट्स मिलेंगी जिसमें आप टेस्ट दे सकेंगे. उन्हीं शीट्स में टेस्ट देना है. और टेस्ट देने के बाद जब आपके टेस्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे 9th को, तो आपको 10th को आप बुलाया गया है ऑलरेडी. आप देखेंगे वहाँ शेड्यूल में मेंशन है कि 10th को आपको वापस बुलाया गया है टू सबमिट योर आंसर शीट्स. ठीक है ना? तो आपको आंसर शीट्स आके 10th को जमा भी करनी है स्कूल में ही. ठीक है. सो फॉर दैट यू विल कम टू द स्कूल and all the best. Today I'm going to start your class by giving you the solutions for NCERTs. ठीक है ना? I have told you to do all the NCERT questions in your homework when you were in your summer vacations, but I haven't received from many of you. I don't know why, but nevertheless discussing. I am going to discuss your exercise questions for chapter 2 here. ठीक है बेटा? तो आपके चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ साथ में. ठीक है ना? तो आप खोल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2.1. जो आपका क्वेश्चन नंबर 2.1 है वहाँ से शुरू करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन इधर का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम. ठीक है ना? यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका वेट टोटल का 1 ग्राम हो. तो अगर मैं आपको मैं बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है. वन इलेक्ट्रॉन वेट्स, कितना वेट होता है एक इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. दिस इज़ योर वेट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन. और मैंने आपको पूछ दिया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 ग्राम. ठीक है ना? सिर्फ इतना ही पूछा हुआ. तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं एलिमेंट्री क्लास से, कि अगर आपको किसी एक बॉल का वेट दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि 1 ग्राम में कितने बॉल्स आएंगे. फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि आप सब्ज़ी खरीदने गए. ठीक है ना? आपको एक पोटैटो का वेट बता दिया गया. एक पोटैटो का वेट 1 ग्राम से, यहाँ 10 ग्राम से. ठीक है ना? और पूछा गया कि 1 kg में कितने पोटैटोज़ आएंगे. तो आप क्या करोगे? 1 kg से 10 ग्राम को डिवाइड कर दोगे. kg को पहले कन्वर्ट करोगे ग्राम में और फिर डिवाइड कर दोगे. ठीक है ना? ये जो वेट दिया हुआ है ये kg में दिया हुआ है. इसको पहले हम क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर 1 ग्राम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है ना? तो वे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो आप कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg. दिस इज इन kg. kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? kg को और मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10⁻³ से. ठीक है ना? तो नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से. तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻³ ग्राम्स और 1 ग्राम्स डिवाइड करेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 1
डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10⁻⁻27 31 माइनस 3 27। पावर्स को तो हमें करना आता है, कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आएगा 1.098 इंटू 10⁻27 electrons. Therefore, in 1 gram, there are 1098 point into 10⁻27 electrons. ठीक है ना, 27 electrons. ठीक है. This is how you calculate the number of electrons in 1 gram. Next question is calculate the mass and charge of 1 mole of electron. I have told you that, what I have told you, 1 mole is equal to how much? 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 electrons. ठीक है ना. 1 mole of electrons means इतना electrons, 1 mole of atoms means इतना atoms. ठीक है ना, Na के बराबर atoms. तो 1 mole में कितने atoms हैं बेटा? 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है मेरे पास. ठीक है ना. अब मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मास एंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, सबसे पहले चार्ज निकालते हैं. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, यू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दिस मच. एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा. तो 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻23. इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आएगा आपका लगभग 9.65 इंटू 10⁻⁴ कूलम्स. This much is the charge on 1 mole of electron. This is charge on 1 mole of electrons. और इन्होंने पूछा था what is the mass of this much electrons. तो mass of 1 electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg. अभी देखा था हमने, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है ना. मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आएगा लगभग 5.486 इंटू 10⁻⁻7 kg. kg में था ना, इसलिए आंसर kg में आ गया. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना होगा. ठीक है बेटा, ये समझ में आया. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.1. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2.2. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.2. ठीक है ना. इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन. ठीक है ना. तो 1 मोल ऑफ मीथेन मीन 1 मोल ऑफ CH4 मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ CH4. ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा. ठीक है ना. तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन पूछ रखा है. तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल में देख लेंगे. 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन्स पता करने. कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 प्लस 4 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ CH4 will contain 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10. इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास. ठीक है ना बेटा. दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट in 1 mole of methane. That means 6.022 into 10⁻24 electrons are there in 1 mole of methane. ठीक है ना. फर्स्ट आपका पार्ट ये हो गया. ठीक है ना. पार्ट टू देखेंगे. फाइंड टोटल नंबर एंड
total mass of neutrons of 7 milligram of 14C. Assume that the mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. ये दिया हुआ, ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 ग्राम ऑफ 14C किसके बराबर होगा. 1 ग्राम एटम ऑफ 14C विल बी इक्वल टू 14 ग्राम्स. क्योंकि हमारा कार्बन 14 का टोटल मास कितना है 14 है, तो 14 यू होता है ना. तो 14 ग्राम अगर ये हमारे पास होगा 14C अगर 14 ग्राम है मेरे पास, तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ 14C, ठीक है ना. 1 मोल ऑफ 14C के बराबर है. दैट मीन्स 14 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है ना. अब देखो बेटा, कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 होता है. कार्बन 12 में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 6. कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 8. कैसे निकाला मैंने, कार्बन का नंबर कितना होता है 6. 12 माइनस 6 6, 12 14 माइनस 6 8, ठीक है ना. तो ये मास नंबर लिखा हुआ है दोनों जगह पर, मास नंबर बता रखा है. ये 12 और 14 मास नंबर है, ठीक है ना. तो मास नंबर में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चलेंगे. तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा 1. कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, ठीक है ना. तो दैट मीन्स 14 ग्राम ऑफ दिस विल हैव, ठीक है ना. 14 ग्राम के पास इतना होगा, ठीक है ना. 14 ग्राम कार्बन के पास इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इंटू 8 इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लेकिन मेरे को पूछा किसका गया 7 ग्राम का. तो जब 14 ग्राम के पास इतना है तो 7 ग्राम के पास कितना होगा, हाफ होगा एकदम, ठीक है ना. लेकिन वहाँ 7 मिलीग्राम लिखा हुआ है, हाफ इंटू नीचे 1000 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना. 7 ग्राम बनाना था ना, 14 ग्राम पहले था मेरे पास, 14 ग्राम से 7 मिलीग्राम बनाना है. तो इसको किससे 1/2 से डिवाइड करेंगे और इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे. तो किसके बराबर आएगा 7 मिलीग्राम. दैट मीन्स अगर मैं 1 मोल 14C में से डिवाइड कितना कर दूँ 2000 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना. तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, मेरे पास 7 मिलीग्राम आ जाएगा. 7 मिलीग्राम C14 आ जाएगा, ठीक है ना. तो 7 मिलीग्राम 14C में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने, एक एटम में न्यूट्रॉन्स 8 है. टोटल 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 आपके एटम्स हैं. एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसके बाद डिवाइड किससे किया, क्योंकि मिलीग्राम में बताना था तो 2000 से इधर डिवाइड कर दिया. तो इधर डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4, तो आ गए 24.044 इंटू 10 टू पावर 3 कम हुए 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना. तो आंसर कितना है 24.044 इंटू 10 टू पावर 20 न्यूट्रॉन्स. और यू कैन राइट दिस एट 2.4088 इंटू 10 टू पावर 21. पॉइंट को इधर ले जाके एक यहाँ पर मैंने पावर बढ़ा दी. इतने न्यूट्रॉन्स विल बी देयर इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14C, ठीक है ना बेटा. इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना बेटा. थर्ड पार्ट, ठीक है ना. ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है आपका, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है इसमें, सॉरी इसमें बी पार्ट भी है. टोटल मास ऑफ टोटल नंबर तो निकालते हैं, ठीक है ना. अब देखते हैं हम लोग थर्ड का पार्ट ए देखते हैं. थर्ड के पार्ट ए में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल नंबर एंड द मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3. तो वहाँ मास निकालना था तो 2.4088 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1.675 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सॉरी थोड़ा सा बीच में रह गया, एक मिनट, पार्ट को एंड करने में रह गया. इसमें पूछा गया, इसका मास भी पूछा गया, इनका मास भी पूछा गया. तो मास कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2.4088 इंटू 10 टू पावर 21 इंटू दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ
1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्यों? क्योंकि ये जो है दिस इज़ द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। एक टोटल न्यूट्रॉन्स पता चल गया, न्यूट्रॉन का मास पता चल गया, टोटल मास कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 4.034 इंटू 10⁻⁻6 kg। दिस विल बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14C। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द टोटल नंबर एंड मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है ना, पहले टोटल नंबर निकालेंगे और मास ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि ये गैस है इसलिए STP की बात कर रखी है यहाँ पर। ठीक है ना, STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 atm। ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज योर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, तो उस पर हमने देखा है। तो हमने बताया यहाँ पर क्या बताया बेटा, 1 मोल ऑफ NH3। N कितना होता है बेटा? N का मास होता है 14, H का मास होता है 1 इंटू 3, टोटल मास कितना हो गया 70। तो दैट मीन्स 17 ग्राम जो है वो हमारे पास 1 मोल में होता है। ठीक है ना, तो और हमें कितने मास का बताना है? 34 मिलीग्राम का बताना है। तो 34 मिलीग्राम से इसको 34 मिलीग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम अगर 17 ग्राम से डिवाइड करें तो पता चल जाएगा आंसर कितना आ जाएगा आपका। जितना भी आंसर आएगा डिवाइड कर लेते हैं। 34 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 17 ग्राम्स, तो 34/17 इंटू 10⁻3। 17 2 ज़ा 34, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। अगर आप इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बता देते हो और उसमें से इसको डिवाइड कर देते हो, या नंबर ऑफ़ एटम्स बता देते हो उसमें से इसको डिवाइड कर देते हो, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 34 मिलीग्राम में आपको पता चल जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। ठीक है ना, तो अगर अब मैं क्या लेता हूँ, बेटा, मैं 17 ग्राम में मेरे को पता है कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे आपके NH3 के। ठीक है ना, ठीक है ना, इतने एटम्स होंगे। और NH3 में हमारे न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये अगर हमें पता करना है, प्रोटॉन्स कितने अगर हमें ये पता करना है, तो N के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? N के पास प्रोटॉन्स हैं 7 और H के पास प्रोटॉन है 1 इंटू 3 दैट इज़ 3। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए बेटा? 10। यानी कि आपके पास 10 प्रोटॉन्स है अगर आप NH3 की बात करते हो। ठीक है बेटा, 10 प्रोटॉन्स हैं। इतने एटम्स में कितने प्रोटॉन होंगे? दिस नंबर ऑफ एटम्स हैज़ इंटू 10 प्रोटॉन्स इंटू 10, तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 17 ग्राम। ठीक है ना, लेकिन मुझे किस में चाहिए था? 34 ग्राम में पता करना था। तो फॉर 34 मिलीग्राम में पता करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसको 2 इंटू 10⁻3 से 2 इंटू 10⁻3 से डिवाइड कर दूँगा। सॉरी, 2 इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर, इसको करेंगे 2 इंटू 10⁻3 से -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब क्या होगा? देखो, जब मैंने क्या किया एक्चुअली में 17 ग्राम को 2 इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे इसको उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 34 इंटू 10⁻3 ग्राम्स विच इज़ इक्वल टू 34 मिलीग्राम। तो 34 मिलीग्राम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो ये यहाँ पर पता चलेगा हमें इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 24 हो गए, 24 में से 3 के बचे 20 10⁻21। इसको हम लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स। दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में हम लोग क्या मिलेगा? इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे। इसका आपने मास भी पूछ रखा है, तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है। तो 34
क्या कहते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन in 34 milligram of NH3 is equal to 1.6726 into 10 is to power 27 mass of one proton, और total number of protons कितने हैं 1.2044 into 10 is to power 22. ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2.014514 into 10 is to power -5 kg. This is your mass of proton in 34 milligram of NH3. ठीक है ना, दिस वॉज द आंसर ऑफ योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.2. ठीक है ना, मैं आपको इतने आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप बाद के क्वेश्चंस आराम से कर सको. और ठीक है ना, तो बाद के क्वेश्चंस आप करोगे. मेरे को अगर आपकी तरफ से डाउट नहीं आएगा तो आई विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है ना, क्वेश्चंस मैं तभी सॉल्व करूँगा जब मेरे को डाउट्स आएंगे कि हाँ बेटा कि सर मेरे को इस पर डाउट है, आपने पूछा मुझसे ये वाला डाउट बता दीजिए, तो मैं बताऊँगा आपको. ठीक है ना, अगर कोई डाउट नहीं होगा तो आई विल एज्यूम दैट कि आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि आपके आफ्टर द वेकेशंस मैं आप सबसे पहले यही डिस्कस करूँगा कि आपने जो एक्सरसाइज करी है उसमें कोई डाउट तो नहीं है. डाउट थे आपको आप मेरे से क्या कहते हैं इन समर वेकेशन भी पूछ सकते थे, लेकिन मेरे से किसी ने पूछा नहीं है. तो अभी मैं बस जो एक क्लास है, इस क्लास में मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन सॉल्व करने होने के बाद मैं क्या करूँगा आपके साथ, मैं ज्यूम कर लूँगा कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आई विल बी नीडिंग योर क्या कहते हैं हॉलीडे होमवर्क विद इन 2 days. ठीक है ना, 2 दिन के अंदर आप लोग अपना मेरे को हॉलीडे होमवर्क इन क्लासरूम ऐप. ठीक है ना, इन क्लासरूम ऐप यू विल सबमिट योर हॉलीडे होमवर्क बाय मेकिंग इट इनटू अ PDF. ठीक है ना, उसकी PDF बना के आप मुझे भेजोगे. ठीक है ना, और फ्रॉम टुमारोज क्लास, मतलब क्लासेस व्हेन द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, यू विल हैव योर रिविजन. ठीक है ना, रिविजन ऑफ चैप्टर 1 एंड देन चैप्टर 2 दैट विल बी योर सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट 1 दैट विल कम इन योर यूनिट टेस्ट. ओके, तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट इज 2.3 क्वेश्चन देखेंगे. हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस. आई विल ट्राई टू टेक लाइव क्लास ऑन मंडे. ठीक है ना, तो मंडे को हम लाइव क्लास लेंगे. ठीक है ना, तो मंडे को आप लाइव क्लास के लिए तैयार रहिएगा. ठीक है ना, उस क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा. तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं. हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस. ठीक है ना, तो इन्होंने दे रखा है एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा. 13C6 दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने जाएंगे 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6. जो मास नंबर होता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ठीक है ना, और अगर आपको न्यूट्रॉन्स पता करना है तो क्या करना होता है, मास माइनस एटॉमिक नंबर करना होता है. तो मास नंबर इज 13 माइनस एटॉमिक नंबर इज 6, दैट मीन्स देयर आर 7 न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना, देयर आर 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हेयर. ठीक है ना, तो आप बता सकते हो कि इसका Z कितना है, इसका Z इज़ 13, इसका A इज़ 6. ठीक है ना, तो A इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E दैट इज़ 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू Z माइनस A दैट इज़ 7. ठीक है ना, ऐसे ही आपको बाकी सबका भी करना है. बाकी एग्जांपल्स में भी ऐसे ही आपको Z और A दिया हुआ है. दिस इज Z, दिस इज A. ठीक है ना, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू द क्वेश्चन अबव. ठीक है ना, राइट द सिंबल फॉर द एटम बाय गिविंग द एटॉमिक नंबर Z एंड A. ठीक है ना, Z और A दे रखा है, तो आपको उसका सिंबल बनाना है. ठीक है ना, तो आपको पता है कि किस एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और उसका मास कितना है, ये आप बता सकते हो. ठीक है ना, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 17, A इज इक्वल टू 35. किसका होता है 17 नंबर, एटॉमिक नंबर 17 होता है आपका क्लोरीन का. ठीक है ना, क्लोरीन इज 1735. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ एटम विद इट्स मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. ठीक है ना, ठीक है. पार्ट 1 था ये. पार्ट 2 में आपको दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 92 एंड A इज इक्वल टू 233. किसका होता है 92 बेटा, यूरेनियम का. जो यूरेनियम विल बी रिटन एज U. ठीक है ना, पर लिखेंगे आप 233 और यहाँ पर लिखेंगे 92. इसके अलावा एक वेरिएंट और होता है इसमें यूरेनियम का 238. ठीक है ना,
U23892 भी अवेलेबल होता है आपके पास, ठीक है ना। अभी आप बस ये देख लीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लीजिए। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है Z=4 एंड A=9। तो 4 किसका होता है बेटा, बेरिलियम का होता है, तो Be4 और 9 ऐसे लिख देंगे। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द सिम्बल्स ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। 2.5 ये कहता है येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो येलो लाइट की वेवलेंथ बताई इन्होंने 580 नैनोमीटर्स। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसे, पहली चीज़। सेकंड चीज़ इन्होंने पूछा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू निकालना है, और क्या निकालना है बेटा, और निकालना है हमको वेव नंबर v, ठीक है ना, वेव नंबर v। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। न्यू का और लैम्डा का रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको डिवाइड किससे करना है आपको, 5.8 इंटू 10⁻⁷ से डिवाइड करना है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी आपकी, आप इसको डिवाइड करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज में होती है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, और 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, क्योंकि सेकेंड इनवर्स किसके बराबर होता है, हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज आपको पूछा है वेव नंबर। वेव नंबर हम कैसे बताते थे, 1/λ, इससे बताते थे ये, यस और नो, यस, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, सॉरी मीटर, ठीक है ना। तो ये मीटर इन्वर्स में आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इन्वर्स। दिस इज़ योर वेव नंबर। तो दोनों चीज़ें आपको बतानी थी, बहुत ईजिली हमने कैलकुलेट कर ली जब हमें ये दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या दिया हुआ है बेटा, 2.6 में दिया हुआ है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ अ फोटोन निकालना है हमें। वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट। लाइट की इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दी है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है ना। आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आपको एनर्जी पूछी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और एच क्या होता है बेटा, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालने के लिए एच और न्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻15, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, लगभग हमारा 1.988 इंटू 10⁻18। देखो ये था जूल सेकंड में, जूल सेकंड लिख दिया यहाँ पर, और ये कितना है, सेकंड इन्वर्स में आती है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेकंड इन्वर्स में होती है, हर्ट्ज है, क्योंकि सेकंड की जगह आंसर किसमें आएगा, जूल में। दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो एनर्जी इज इतना, दिस मच अमाउंट ऑफ जूल, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट 2 में आपको क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में आपको दिया हुआ है वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ इज गिवन एज 0.50 एवोगाड्रो। तो जैसे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एच न्यू होता है, वी कैन ऑल्सो राइट एज एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो उसी जगह सी बाय लैम्डा लिख दिया। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे एनर्जी के लिए 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू इज 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर। एवोगाड्रो का मतलब 10⁻10 होता है, 0.5 इंटू 10⁻10। दिस इज सॉरी एंगस्ट्रॉम का मतलब 0.5 इंटू 10⁻10 होता है, ठीक है ना। तो इससे डिवाइड कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 3.98 इंटू 10⁻15 जूल,
ठीक है बेटा, दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, ठीक है ना। सिमिलरली ये क्वेश्चन और देखते हैं 2.7 में, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस आपके क्लियर हों, ठीक है ना। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने मंडे तक मेरे को डाउट पूछे तो मैं मंडे की क्लास में आपको पक्का डाउट क्लियर करूँगा, नहीं तो उसके बाद हमारा रिवीजन शुरू हो जाएगा चैप्टर 1 से, ठीक है बेटा। 2.7 क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, तीनों बताने हैं, वेवलेंथ भी बतानी है, फ्रीक्वेंसी भी बतानी है और वेव नंबर भी बताना है, तीनों बताना है। ऑफ अ लाइट हुज वेव हुज पीरियड इज 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो पीरियड बता दिया इन्होंने, कितना बताया, 2.0 × 10⁻10 सेकेंड्स। अब आप कहोगे कि ये नई चीज़ आ गई, मेरे को पीरियड का मतलब नहीं पता था। तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/पीरियड होती है। दैट मीन्स ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे आप पढ़ते हो कि आपने फिज़िक्स में सुना होगा अभी तक कि आपके जो हर्ट्ज़ क्या फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज़ की होती है। जो आपका लाइट आती है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसकी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में 50 टाइम्स अप और डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है, एक साइकिल कंप्लीट होने में, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ये क्रस्ट और ट्रफ कितने होंगे टोटल, 50 ये होंगे, 50 ये होंगे। तो एक लाइन को होने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है वो होता है 1/50 के बराबर, ठीक है ना। 1 सेकेंड बाई 50 दैट इज़ 20 मिली सेकेंड्स के बराबर, ठीक है ना। तो ये टाइम होता है 20 मिली सेकेंड। तो ये टाइम जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको पीरियड कहते हैं, दिस इज़ द पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1/पीरियड, ठीक है ना। पीरियड अगर 20 मिली सेकेंड है तो 1/20 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिली सेकेंड करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, सॉरी 20 मिली सेकेंड से ना 1000 आ जाएगा, 0 कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका 50। दैट मीन्स 20 मिली सेकेंड्स जो है वो हमारा 20 मिली सेकेंड्स जो हैं वो हमारे डिफाइन करते हैं कि 50 हर्ट्ज़ है। ऐसी पीरियड 2.0 × 10⁻10 सेकेंड्स कितना बताएगा, हमारे अमाउंट क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी को बताएगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम निकालेंगे 1/पीरियड से, ठीक है ना। इट इज़ इक्वल टू 1/2.0 × 10⁻10 which can be written as 5 × 10⁻9 हर्ट्ज़ और सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंड में था तो अपॉन में चला गया तो सेकेंड इनवर्स आ गया, एंड दैट मीन्स हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। वेवलेंथ कैसे बताते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू c/λ, सो c बाई न्यू, ठीक है ना। क्योंकि न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है तो लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू हो जाएगा। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ है और न्यू की वैल्यू मेरी है 5 × 10⁹। डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 6.0 × 10⁻2 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ। और वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, दैट इज़ 1/6 × 10⁻2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16.66 मीटर इनवर्स, ठीक है। ओके बेटा, दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कोई अगर आपको डिफिकल्टी आए, कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, वेलकम बैक।